Good morning, everyone. So, today we are going to start the next um type of questions here. And last time we have finished up to the question number 1 in short answer type questions. So, these are short answer type questions. 1 means these are the questions of 2 marks. तो इसमें हमने जो फिनिश कर लिया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1 और ये था स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था इसमें मैंने आपको बताया था कि एनर्जी किसी भी टाइप का कंजर्वेशन हो तो दैट विल बी डिफाइंड लाइक दिस कि इसमें आप बताएंगे एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मीन्स होता है मैकेनिकल एनर्जी में टू जो है वो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज़। और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज़ जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। तो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन भी किया था अपवर्ड्स मोशन ऑफ अ बॉल, डाउनवर्ड्स मोशन ऑफ अ बॉल, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें स्टार्ट करना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सेकेंड क्वेश्चन से और इसमें 2 पार्ट्स हैं। डेफिनेशन आपको देनी है, डिफाइन 1 जूल एंड 1 वॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जूल जो है वो किसकी यूनिट है और वॉट जो है वो किसकी यूनिट है। ओके, तो एज यू नो कि जूल जो है दैट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन, जूल वर्क डन की यूनिट होती है और वॉट पावर की यूनिट होती है। लेकिन आपको यहाँ पर यूनिट को डिफ़ाइन करना है, 1 जूल को डिफ़ाइन करना है। तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का दैट इज़ F इंटू एस। ओके, तो अगर आप 1 जूल को डिफ़ाइन करेंगे तो वर्क जो है वो 1 किस कंडीशन में होगा, जब फोर्स कितना हो जाता है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 1 मीटर। ओके, तो हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हमें एक्सप्लेन ऐसे करना है कि व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर, जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करता है देन द वर्क डन इज 1 जूल। ओके, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी 1 जूल की। उसके बाद अगर आपको डिफ़ाइन करना है 1 वॉट, मीन्स वॉट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। तो जब आप 1 वॉट को डिफ़ाइन करेंगे तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला पावर का। तो पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो यहाँ पर भी अगर हम वही 1 वैल्यूज़ पुट करते हैं तो पावर जो है वो 1 वॉट कब होगी, जब 1 जूल वर्क 1 सेकेंड के लिए किया जाता है तो पावर इज़ नोन एज 1 वॉट। तो यहाँ पर आप डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन फॉर 1 सेकेंड, जब 1 जूल वर्क 1 सेकेंड के लिए किया जाता है देन पावर इज़ 1 वॉट। ओके, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन फॉर 1 सेकेंड देन पावर इज़ 1 वॉट। ओके, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है उसके लिए लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ रिपीट कर दे रही हूँ। राइट डाउन SI यूनिट ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज़, इन क्वांटिटीज़ की आपको SI यूनिट बतानी है। तो यहाँ 4 नंबर्स दे रखे हैं, 4 टाइप की क्वांटिटीज़ हैं और हर एक क्वांटिटी की आपको SI यूनिट बतानी है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा वर्क। ओके, तो वर्क की SI यूनिट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपका 2 मार्क्स में तो इसका मतलब हाफ मार्क होंगे हर एक के लिए। अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो 1 मार्क फॉर ईच पार्ट। तो इसमें सबसे पहले पार्ट वाइज अगर हम आंसर दें तो वर्क की SI यूनिट क्या होती है, ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी यू शुड हैव नो। ओके, यू शुड हैव द आंसर ऑलरेडी। वर्क की SI यूनिट क्या होगी, जूल। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क और एनर्जी जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं
तो जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है, एसआई यूनिट सेम होती है। तो वर्क की यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल है, पोटेंशियल एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल होगी, और पावर जो है उसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। ओके, तो ये 4 पार्ट्स हैं आपके। इन 4 पार्ट्स के आंसर इसी के अकॉर्डिंग देने हैं आपको। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, ये थोड़ा वर्ड को करेक्ट कर लीजिएगा, फ्रॉम अ डैम। ए अलग है और डैम, डीएम डैम अलग है। डैम आपको पता होगा, डैम जो है वो होते हैं जिनमें वाटर स्टोर करके रखा जाता है, वो डैम कहलाते हैं, जो रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब जो डैम्स बनाए जाते हैं उनका यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। तो डैम में वाटर स्टोर्ड रहता है, और डैम में इस तरह की ये ऐसा अरेंजमेंट होता है, डैम में वाटर स्टोर्ड है, नीचे यहाँ एक ओपनिंग दे रखी होती है, इसको जब ओपन करेंगे तो डैम में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके आगे इस तरह के ब्लेड्स लगे होते हैं, जैसे फ़ैन के ब्लेड्स होते हैं, इसको टरबाइन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा विंड मिल्स में जो ब्लेड्स लगे होते हैं, जब उन पे एयर टकराती है तो वो चलने लगते हैं। तो उसी तरह का अरेंजमेंट ये होता है कि इनसे जब वाटर टकराता है तो ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और आगे ये एक डिवाइस होती है डायनमो। डायनमो का मतलब होता है कन्वर्टर, जो यहाँ से, क्योंकि जब ब्लेड्स घूमेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है ये डायनमो, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। ये प्रोसेस होता है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो डैम होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उस इलेक्ट्रिसिटी के बनने में कौन कौन से एनर्जी के चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो डैम में जो एनर्जी स्टोर्ड है वाटर की, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि स्टोर्ड वाटर है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, जब यहाँ से पानी बाहर निकलना स्टार्ट होता है तो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो इसमें आप पहला चेंज लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, और प्रॉपरली लिखेंगे अगर ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोर्ड वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन, ये टरबाइन कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी जो टरबाइन की है, दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू डायनमो। तो ये पूरा प्रोसेस है जो डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आ रहा है, 5th क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट हैव द सेम मोमेंटम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा रीजनिंग का भी है। एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटम सेम है। ओके, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें याद ये रखना है आपको कि जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो इस तरह से सॉल्व होता है कि आपको पता है मोमेंटम का जो रिलेशन होता है, दैट इज़ P इज इक्वल टू mv। तो लाइट और हैवी बॉडी में क्या सेम है, मोमेंटम। मोमेंटम सेम होने का मतलब है कि मास और वेलोसिटी जो है वो ऑब्वियसली दोनों के लिए चेंज होंगे। यानी कि लाइट और हैवी बॉडी में डिफरेंस किसका है, मास का। जो लाइट बॉडी है उसका मास कम होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो हैवी बॉडी है उसका मास ज़्यादा है तो उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो दोनों का अगर मोमेंटम सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या रेशियो होगा। तो मैंने कभी आपको लास्ट टाइम पे एक रिलेशन ये भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला आपका ड्राइव होकर आया था k इज़ इक्वल टू p² / 2m। ठीक है, तो कहा गया दोनों का मोमेंटम सेम है, इसका मतलब p तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी और मास में क्या रिलेशन हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसका मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो आप इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, वी नो के काइनेटिक एनर्जी कैपिटल K होगा इज इक्वल टू p²/2m। तो इसमें क्या बोलेंगे कि जो लाइटर बॉडी विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड हैवियर बॉडी विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, के लाइटर और हैवियर के टर्म्स में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिएगा, के लाइटर अपॉन के हैवियर, एल लाइटर एच हैवियर। और यहाँ पर जो रिलेशन है मास के टर्म्स में वो उल्टा हो जाएगा, एम हैवियर अपॉन एम लाइटर। ओके, तो ये रेशियो आता है इसमें। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, वाई अ मैन डज नॉट डू वर्क व्हेन ही मूव्स ऑन अ लेवल रोड व्हाइल कैरिंग अ बॉक्स
ऑन हिज हेड। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जब चैप्टर चल रहा था, उसका रिवीजन हुआ था तब भी, कि अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है कि एक पर्सन है और वो जो है अपने हेड पर, जिस तरह से कुली ना सामान रख लेते हैं हेड पर और चलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि पर्सन ये है और चल ऐसे रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन वेट रखा है उसके सर पर, तो वेट जो है फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड्स और वेट का रिएक्शन लगेगा अपवर्ड्स। तो जो फोर्स है या जो रिएक्शन है दोनों ही या तो अपवर्ड्स हैं या डाउनवर्ड्स हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों के साथ में 90 का एंगल बना रही है। तो आपको पता है कि व्हेन देयर इज़ द एंगल ऑफ 90 बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल बनेगा देन वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पूछा है वाई, तो आप आंसर देंगे कि बिकॉज द वेट ऑन बॉक्स ऑन द हेड ऑफ द पर्सन will exert force downwards and reaction will act upwards, but the direction of displacement is horizontal to both of these forces. So the angle between force and displacement is 90 and in this case work done is 0. तो प्रॉपरली आप एक्सप्लेन कर देंगे इस क्वेश्चन को, इस तरह से इसका आंसर लिखना है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, ये न्यूमेरिकल है, पावर दे रखी है, इलेक्ट्रिक आयरन की पावर इतनी है, 30 मिनट्स के लिए यूज़ होता है एवरी डे, फाइंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसका मतलब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरे 1 मंथ के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप सारी चीज़ें नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो सबसे पहले हम जो है वो जो पावर और जो टाइम दे रखा है एक दिन के यूज़ के लिए, तो लिखा है कि एक दिन कितने टाइम के लिए यूज़ होती है, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स एवरी डे यूज़ हो रही है, तो एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हुई, उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितनी हो गई, 1200। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वॉट में है और ये मिनट्स में है, तो या तो हम इसको जो है वो सीधा किलोवाट आवर में ही जो चेंज कर लें, या फिर हमें बाद में चेंज करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट ही चेंज कर लेते हैं। 1200 वॉट को हमने किलोवाट में बदला, तो हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, और मिनट्स को हमने सेकेंड में बदला, तो हमने डिवाइड कर दिया 60 से। ओके, तो ये हमारा किलोवाट आवर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए पावर जो ज़ीरो हैं उनको कैंसिल करते हैं, तो ये 3 ज़ीरो यहाँ पर हैं, 1 2 3 ज़ीरो यहाँ आ रहे हैं। ओके, तो अब आपने जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो एक और ये कैंसिलेशन होगा, 3 2 ज़ा 6, 20 आ जाएगा, और 20 और 12 को आप जहाँ तक कैंसिल कर सकते हैं वहाँ तक कैंसिल कर लेंगे, जहाँ कैंसिल नहीं होता है वहाँ पर आप एज इट इज़ छोड़ देंगे, उसको डिवाइड करके मत लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा और कैंसिल करते हैं इसको, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 ज़ा और 4 5 ज़ा, तो 3/5 आंसर आ रहा है। अब ये किसके लिए आ रहा है, ये 1 डे के लिए आ रहा है। आपको फाइंड किसके लिए करना है, 1 मंथ के लिए। तो 1 मंथ का मतलब ये जो 3/5 है लिख देंगे, द यूज़ टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ। 3/5, 1 मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप पॉइंट में लिख देते हैं तो ये कैंसिल नहीं हो पाता, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 6 और 3 6 ज़ा 18, तो 18 किलोवाट आवर इतनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है वो कंज्यूम हो रही है 1 मंथ में। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन रीजनिंग का, न्यूमेरिकल का होता है, इसमें कैलकुलेशन प्रॉपरली आपको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 को कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक